तो आज असदुद्दीन ओवैसी को और इम्तियाज जलील को गाली दी जा रही है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको समझना है इन बात को। मैं संविधान में, आइन में जो सेकुलरिज्म लिखा गया उसके खिलाफ कभी था ना रहूंगा। मैं हमेशा सियासी सेकुलरिज्म के खिलाफ हूं। इसको इस्तेमाल किया गया है मुसलमानों को कमजोर बनाने के लिए, इसको इस्तेमाल किया गया है मुसलमानों को बेघर बनाने के लिए, इसको इस्तेमाल किया गया है मुसलमानों को फसादात के बाद जेलों में डालने के लिए, इसको इस्तेमाल किया गया है कि मुसलमानों को टेररिज्म के कानून में डालकर उन नौजवानों की जवानी को बर्बाद करने के लिए, इसको इस्तेमाल किया गया है कि हमको ताकतवर नहीं कमजोर बनाने के लिए, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हमारी सियासी क़यादत ना उभरे। इन सबको एक बात की तकलीफ है कि सबकी लीडरशिप हो सकती है, मराठाओं की हो सकती है, कोई बात नहीं। मराठाओं की लीडरशिप हो सकती है, कोई बात नहीं। बैकवर्ड क्लास की हो सकती है, कोई बात नहीं। मगर किसी की नहीं हो सकती तो दलित और मुसलमान और आदिवासी की पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं हो सकती। सबका लीडर हो सकता है मगर मुसलमानों का कोई लीडर नहीं हो सकता। और मैं कह रहा हूं कि मैं लीडर नहीं बनना चाहता हूं। अल्लाह गवाह है, मैं इस पाक औलिया अल्लाह के आस्थाने के सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अल्लाह मेरे दिल का हाल जानता है, मैं मुसलमानों का लीडर नहीं बनना चाहता हूं। मेरी जिंदगी अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मेरी कैन ख्वाहिश है कि तुम लीडर बनो, तुम कायद बनो, तुम सिपह सालार बनो। आपको लीडर बनना है। जब तक हम बैठकर अपने मुकद्दर के फैसले हम नहीं करेंगे, हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। हम बैठकर कैसे अपने मुकद्दर के फैसले तय करेंगे? जब आपका नेता होगा, नागपुर की बल्दिया में आपका नेता होगा, महाराष्ट्र की विधानसभा में 2 से ज्यादा आपके एमएलएज होंगे, महाराष्ट्र में 1 इम्तियाज से ज्यादा और एमपी आपके जीत कर आएंगे। जब आपकी लीडरशिप होगी, यही तो लड़ाई मजलिस की है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मुझे नागपुर के आसमानों पर जो 1-2 तारे नजर आ रहे हो तोड़ के लाके दो। मैं तुमसे सिर्फ इस बात की भीख मांग रहा हूं कि अगर मेरी बात में सच्चाई है तो मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। मेरे लिए नहीं, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, ताकि तुम बैठकर अपने मुकद्दर के फैसले तय कर सको। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपना डेटा रिलीज किया है। वो डेटा ये क्या कहता है सुनो आप। वो डेटा ये कहता है कि हायर एजुकेशन में, यानी 12th क्लास के बाद जो बच्चे ग्रेजुएशन या बीटेक या एमबीबीएस या जो भी करते हैं उसको हायर एजुकेशन कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा कहता है कि 2019 और 20 में 21,01,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में पूरे भारत में पढ़ रहे थे। 2020 और 21 में आते आते कितने, 21 लाख से कमी कितनी हुई है? 1,80,000 बच्चे हायर एजुकेशन से गायब हो गए। 1,80,000, 1,80,000 मुस्लिम्स आर नॉट इन हायर एजुकेशन। ये बोलो ना आप। जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पे बोलते कांग्रेस का साथ दो रहे, फिर ये तो बोलो ये कैसे हुआ, इसका सबब बताओ, इसकी दवा बताओ। 1 साल में 1,80,000, यानी हमारा हायर एजुकेशन में मुस्लिम बच्चे 5.45% थे, वो गिरकर 4.64 हो गए। सबसे नीचे अगर कोई आखिर में कोई है एजुकेशन में तो मुसलमान है। मुसलमान यार, आपको मालूम कि सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन मुसलमान से आगे हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई, हमारे ओबीसी भाई, और सबसे नीचे कौन है? मुसलमान। और सबसे ऊपर कौन है? अपर कास्ट। 45% अपर कास्ट के लोग हायर एजुकेशन में। अब बोलो सेकुलरिज्म का बाजा बजाओ।
ये जो सेकुलरिज्म के पुजारी हैं, जो हारमोनियम लेकर खाली राग गाते हैं, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म बोलो, ये क्या है? ये 1,80,000 बच्चे सिर्फ एक साल में हायर एजुकेशन से मुसलमानों के गायब हो गए। और कहां से गायब हो गए? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में, पब्लिक फंडेड स्टेट यूनिवर्सिटीज में, गवर्नमेंट एडेड डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस हैं उसमें नंबर गिर गया, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस हैं उसमें मुसलमानों का नंबर गिर गया। अगर हम मुसलमान पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो कैसे ताकतवर होंगे? कैसे अपने हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे? कैसे अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ेंगे? कैसे अपनी हिफाजत की लड़ाई लड़ेंगे? कैसे अपने घर को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे? कैसे अपने मस्जिद और दरगाहों और वक्फ की जायदाद को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे? तालीम से महरूम कर दिए जा रहे हैं। और आपको मालूम, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है जो हर बात पे बोलते गोली मारो। उत्तर प्रदेश में 58,365 मुस्लिम बच्चे निकल गए। महाराष्ट्र में कितने निकले? 15,428 बच्चे। अब लोग बोलते हैं ये ओवैसी से पूछो तेलंगाना में क्या हुआ। तेलंगाना में इजाफा हुआ है। कितना इजाफा हुआ? 7,000 बच्चों में इजाफा हुआ है। खाली 7 है में थालियां मत मारो। ये थालियां मार मार के तुम लोग ट्रेन में देखते ना, थाली ट्रेन में कौन मारता? तेलंगाना में मंजलिस के 7 एमएलए, कोई मंत्री नहीं बनेगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। इंशाअल्लाह सब संतरी बन के, खादिम बन के काम करेंगे गरीबों का और मजलूमों का। 7,000 इजाफा हुआ है तेलंगाना में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। ये जो बीजेपी आरएसएस वाले जो ओवैसी को गाली देते हैं, ये जो कांग्रेस के गुलाम, इनके दुम छल्ले जो सेकुलरिज्म के पुजारी हैं, बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? तुम सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म, अरे कहां का सेकुलरिज्म है? मुझे बताओ, कहे का सेकुलरिज्म है? क्यों नहीं मुसलमान तालीम हासिल करते? अब यहां से कोई बैठेगा बीजेपी कांग्रेस वाला, बोलेगा ए पढ़ते नहीं ना मुसलमान, इनको पढ़ने का शौक ही नहीं है, इनको खाली कारखाना होना, पंचर की दुकान होना, मैकेनिक होना, उन्हें ड्राइवर चलाना, फ्रूट का कारोबार करना। अरे जालिमो, तुम झूठ पे झूठ बोल रहे हो। मुसलमान इसलिए नहीं पढ़ा सकता अपनी औलाद को क्योंकि तुम्हारी सरकार हमको पढ़ाना नहीं चाहती, हमारे बच्चों को। तुम स्कॉलरशिप का इंतजाम करो, देखो कितने बच्चे पढ़ते हैं। आप बोलेंगे कहां से बोल रहे हैं तुम? तेलंगाना में मुस्लिम बच्चे और बच्चियां गवर्नमेंट की मजलिस की नुमाइंदगी पर तेलंगाना में 65,000 के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां 6ठी जमात से 12वीं जमात तक गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ती हैं। फ्री में तालीम बेहतरीन, उसमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस इतना पड़ता, मजलिस नुमाइंदगी करी तो हायर एजुकेशन में जाते। पैसे नहीं है, नौकरियां नहीं मिलती तो मुसलमान बोलता अरे भाई पढ़ लिया तो भी नौकरी मिली गई की है। और तीसरा ये वजह कि जो देखता है कि पूरे मुल्क में उसको कभी गाय के नाम पर मारा जा रहा, कभी गोश्त के नाम पर मारा जा रहा, कभी दाढ़ी के नाम पर मारा जा रहा, कभी पिक्चर के नाम पर मारा जा रहा है। एक डर का माहौल पैदा कर दिया हुकूमत करने वालों ने। और जो ये अपोजिशन में बैठे, अब जब इलेक्शन आएगा तो बोलेंगे बाबा सेकुलरिज्म के नाम पे भीख दे दे, ये बाबा ओवैसी को मत दे, वो वोट काटने वाला है। याद होगा ना आपको, जब नागपुर के इलेक्शन में मैं आया था, उस वक्त यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों ने कहा था कि ओवैसी को वोट मत दो, शिवसेना को और बीजेपी को रोकना है, उद्धव ठाकरे को और फडणवीस को रोकना है, ओवैसी को वोट मत दो। मगर आप जज्बाती थे। आज भी आपके दिल में होगा जज्बात, बोले बात तो सही है भाई, ओवैसी तो बात आपने कांग्रेस राष्ट्रवादी को दिया। उसके बाद क्या हुआ? जिसको डरा कर वोट आपसे लिया, अचानक महाराष्ट्र में आपने देखा कि शादी 2 के दरमियान में होती थी, अब 3 के दरमियान में शादी हो गई। उद्धव ठाकरे, पवार और कांग्रेस के कौन, अभी तो नेता कौन नहीं मार,
हाँ नहीं वो कोई भी है, तीनों मिलके निकाह कर लिए। 2 का निकाह होता था, 3 का हो गया। इसमें दूल्हा कौन दुल्हन कौन आप पूछ लो, मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, उससे पहले सुबह 5 बजे फडणवीस और पवार साहब के भतीजे अचानक निकाह कर लिए। फिर चंद घंटों के बाद या खुला हुआ या तलाक हुआ, नहीं मालूम। मगर गाली हमको देते नहीं, इन्हें ये दाढ़ी वाला, ये शेरवानी परेशानी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कब तक आप इसी तरह वोट डालते रहेंगे? आपका इख्तियार है, आप जिसको चाहे दे ना दे, आपका इख्तियार है। मगर कभी तो सोचो, मैंने तुम्हारे सामने मौलाना अबुल कलाम आजाद को कोट किया कि मौलाना आजाद ने कहा था 1949 में मौलाना आजाद ने कहा था कि ये मेरे लिए एक नई जेल बन चुकी है। वही सिलसिला चल रहा है, वही सिलसिला चलता रहेगा। मैं मर जाऊंगा, जमीन में मेरी जिस्म की हड्डियां कीड़े मकोड़े खा लेंगे उसको, मगर यही इस्तेसाल चलेगा, यही धोखा चलता रहेगा। जिस दिन आप एक बार मुत्तहिद होकर, बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि औरंगाबाद की आवाम को मैं सलाम करता हूं, लाख कोशिश कर लिए मगर औरंगाबाद के हिंदू मुसलमान दलितों ने कहा कि अब की बार इम्तियाज, और दोबारा इम्तियाज उन्होंने फैसला ले भी लिया। आप कब तक नहीं लेंगे? नहीं, इलेक्शन जैसे आता मुसलमानों का ऐसा लगता है भाई जिंदगी मौत का मामला है, क्या करेंगे? इनको नहीं वोट दिए तो उन्हों आ जाते। अरे मेरे भाई, तुम वोट मत भी दो, वो लोग जीत रहे हैं, बीजेपी वाले आपकी वजह से नहीं जीत रहे। मैं हमेशा कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं आपसे, पार्लियामेंट का चुनाव क्या होता है देखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी लीडरशिप को पैदा करो। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो किसी और को खड़ा कर लो मेरे भाई, मगर कोई तो हो जो तुम्हारी लड़ाई लड़ सके। अरे महाराष्ट्र की सियासत में किसानों के नेता हैं, दलितों के नेता है, आदिवासियों के नेता है, मराठों के नेता है, बैकवर्ड क्लास के बरादरियों के नेता है। तुम्हारा कौन है नेता बताओ? अरे जो चुनाव आने के बाद जो लोग मसाजिद से ऐलान करते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दो, अरे आप खुद लीडर बन जाइए ना, चुनाव लड़िए आप, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूं। मगर ये कब तक ऐलान करके आप अपना नुकसान कर रहे हैं? नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना दिए मोदी जी, अब नई पार्लियामेंट बनेगी, उसमें जाएंगे। नई बिल्डिंग तो बन गई, जरूरत भी थी नई बिल्डिंग की, मगर उसमें कौन तुम्हारी आवाज को उठाएगा? कब तक तुम मुझे मेरी तरफ देखोगे, इम्तियाज जलील की तरफ देखोगे? अरे हम इंसान है भाई, हम कभी ना कभी ये चिराग गुल हो जाएगा, हम दुनिया से चले जाएंगे। फिर तुम किसको लेकर आओगे? तुम आसमान से नहीं आएगा, कोई जमीन से निकल कर नहीं आएगा, तुम्हारे दरमियान से तुमको अपना लीडर बनाना पड़ेगा। सोचो मेरी इस बात को। नहीं, पार्लियामेंट में है ना ओवैसी बोलेगा, अरे मैं क्या कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी हूं? दूसरे नहीं बोल सकते। ट्रिपल तलाक का मसला आया तो सबकी जबानें खामोश। मैंने कहा हूं मुस्लिम एमपी से दूसरे पार्टी के, बोलो कुछ तो बोलो। बोले नहीं ओवैसी तेरी बात सुनने बैठे हम। बोला क्यों? बोले हमारी पार्टी नहीं बोलने देगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी लीडरशिप को पैदा करिए आप, अपनी आवाज को मजबूत करिए आप, डरिए मत, घबराइए मत। हालात मुल्क के उसी वक्त बदलेंगे जब आप अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। लोग जो मुझ पर इल्जाम लगाते, मैं तुमको पूछ रहा हूं, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाकर मोहन भगवत से मुलाकात करके कोई सेकुलरिज्म की बात करेगा? पूछो, जवाब दो मेरे सवाल का। मोहन भगवत से जाकर मिलते हैं और फिर बोलते हैं सेकुलरिज्म की बात और ओवैसी वोट काटने वाला है।
अरे मैं तो आरएसएस की आइडियोलॉजी का सख्त मुखालिफत रहा हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, बल्कि मेरी पूरी नस्ल सुबह कयामत तक आरएसएस के खिलाफ रहेगी।